किस्सा घर में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूँ सीमा। संतोष की कहानी में अभी तक जैसा आपने देखा कि कैसे नई नई चीज़ों से उलझता, सीखता और बहुत कुछ चीज़ों से नई नई जानकारियाँ बढ़ाता, नई नई समस्याओं से उलझने का नया तरीका सीखता हुआ संतोष कैसे अपनी मंजिल पे आगे बढ़ रहा है, उसके सपने कितने पूरे होंगे, क्या होगा, आइए देखते हैं इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल में चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जगते ही देखा कि मनोहर के 7 मिस्ड कॉल थे। हेलो, गुड मॉर्निंग मनोहर भाई। क्या बात, इतना कॉल देख रहे हैं? अरे कहाँ थे आप संतोष जी? महाराज, हम इसलिए कॉल कर रहे थे कि आज राय साहब का बर्थडे है। पहले बधाई दे दीजिए और शाम को पार्टी है। मनोहर ने सदा की तरह चहकते हुए कहा। अरे कितना पार्टी खाइएगा हो मनोहर जी, हमें रहने दीजिए, हम फ़ोन पर बधाई दे देते हैं, संतोष ने कहा। दिमाग खराब है आपका क्या? अरे आपके और हमारे बिना राय साहब का पार्टी कैसे हो सकता है? उस बुढ़वा का और कौन है हमारे आपके अलावा यहाँ? आप चुपचाप तैयार होकर सीधे बतरा आइए, हमें पहले चलकर तैयारी करना है, मनोहर ने पूरे अधिकार के साथ कहा। संतोष ने मन पर मनोहर के भावपूर्ण उद्गार का असर होना स्वाभाविक था। उसने हाँ कर दी। फ़ोन रख तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ गया। नहाने के बाद उसने सोचा कि रोज़ की तरह साधारण कपड़े पहनकर चलूं या फिर पार्टी वियर शर्ट निकाल लूं। फिर सोचा शाम को वापस आकर बदल लूँगा, अभी तो दौड़े धूप करना होगा व्यवस्था में। मुखर्जी नगर के इलाके में विद्यार्थियों के बीच जन्मदिन मनाना सबसे लोकप्रिय इवेंट था। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद कभी अपने जन्म की तिथि पर ध्यान तक नहीं दिया, वे भी यहाँ बड़े तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। कई कोचिंग में तो विद्यार्थी आपस में चंदा उठा अपने अपने टीचर की जयंती भी मनाते थे। यहाँ इतने इतने उम्र के आदमी जो विद्यार्थी के रूप में सालों साल से तैयारी में लगे हुए थे, जिनका जन्मदिन उनके घर वाले कब का भूल चुके थे, वे भी याद कर अपने मित्रों को उकसा कर अपना जन्मदिन मनवाते थे। आज राय साहब ने लगभग वही किया था। सुबह होते ही मनोहर को फ़ोन कर कहा, आज मन बहुत उदास और तनहा लग रहा है। पूछने पर बताया कि आज उनका जन्मदिन है। आज बड़ा अकेलापन लग रहा है। घर पर होता तो कितना लाड़ दुलार मिलता। इतना सुनना था कि मनोहर ने कहा, हम लोग हैं ना आपके साथ, शाम को पार्टी होगी। और मनोहर इवेंट मैनेजमेंट में जुट गया था। यहाँ पर अपने जन्मदिन मनाने में उसके पूरे रूल रेगुलेशन का अनुशासन के साथ पालन किया जाता था। मसलन कमरे को बलून से सजाना, बर्थडे बॉय को टोपी पहनाकर तैयार करना, केक काटना, एक दूसरे को हाथ से केक खिलाना, गाल पर केक लगाना, उपहार लाना, गुलदस्ते लाना। कुछ तो जन्मदिन के पूर्व वाली रात 12 बजे इतना हल्ला करते और नाचते थे कि जैसे भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हो गया हो फिर से। मनोहर राय साहब के बर्थडे को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि आज अपने जन्म दिवस जैसे महान अवसर पर राय साहब ने उसे अपना समझकर उससे अपना एकाकीपन साझा किया था। शायद राय साहब उसकी प्रबंधन क्षमता को जानते थे। मनोहर को याद आ रहा था कि एक बार जब वह मोतिहारी में था, तब उसके जन्मदिन के अवसर पर माँ ने सत्यनारायण प्रभु की कथा करवाई थी। उसी दिन उसके मैट्रिक का रिजल्ट आया था और मनोहर पास भी कर गया था। यद्यपि वह इस बात को अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया था कि वो कथा क्या उसके जन्मदिन के कारण करवाई गई थी या फिर मैट्रिक पास होने के कारण। फिर दिल्ली आकर ही मनोहर ने अपना प्रॉपर तरीके से जन्मदिन मनाया था। मनोहर बत्रा पहुंच संतोष का इंतज़ार कर रहा था। मनोहर राय साहब के लिए अपने कमरे से एक बैग में गमकौआ साबुन, डियो, परफ्यूम, हेयर जेल, बॉडी लोशन इत्यादि इस तरह लेकर निकला था जैसे एक ब्यूटी पार्लर वाली शादी के लिए नई दुल्हन सजाने जा रही हो। असल में राय साहब इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से हमेशा दूर ही रहे थे। अब एक दिन के लिए इतने प्रोडक्ट को खरीदना न उचित था न संभव। सो मनोहर ने खुद अपनी पहल करते हुए यह सारा सामान अपने बैग में रख लिया था। राय साहब को तो बस आज भर ही प्रयोग में लाना था, वो भी खुद मनोहर ने जिद की थी। संतोष के पहुंचते ही दोनों नेहरू विहार की ओर निकले। राय साहब कमरे को धोने पोंछने में व्यस्त थे। मनोहर ने कमरे में घुसते ही राय साहब को साबुन दिया और नहा कर आने को कहा। संतोष ने पहले गले मिल बड़ी आत्मीयता से जन्मदिन की बधाई दी। राय साहब ने चाय चढ़ा दी। आज बहुत दिन बाद चूल्हा जला था राय साहब के आशियाने में। चाय पीने के बाद नहाने जाने से पहले
राय साहब ने मेहमानों की लिस्ट पर मनोहर और संतोष से विमर्श किया। राय साहब की इच्छा थी कि कोई महिला मित्र भी अगर आमंत्रित हो जाए तो एक सार्थक जन्मदिन हो जाए यह जीवन का। मनोहर ने दिलासा दिया कि वह कोशिश जरूर करेगा। चूंकि अब महिला मित्र को भी बुलाना था, इस कारण अन्य मेहमानों के नाम पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा था कि कोई बदतमीज मिजाज का लड़का आमंत्रित न हो जाए, भले ही वह कितना भी करीबी क्यों न हो। अंत में तय हुआ कि कुछ चुनिंदा मित्रों को ही बुलाया जाए। राय साहब ने एक बार गुरु के नाम पर न बुलाने की चर्चा करनी चाहिए, पर संतोष और मनोहर का रुख देखते हुए चुप हो गए। असल में गुरु के आने से महिला मित्र की नहीं बल्कि खुद राय साहब को अपनी फजीहत का डर लग रहा था। नए मेहमानों में केवल एक क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहे जावेद खान को आमंत्रित किया गया था। बाकी सब पुराने ही चेहरे थे जो सदा पार्टी खोरी करते थे। महिला मित्र लाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंप दी गई। इसके बाद अब खाने पीने के मेन्यू पर बात हुई। ये सब होते होते काफ़ी वक्त निकल गया था। राय साहब नहाना छोड़ पहले उन सब के साथ खरीदारी कराए। अब शाम होने को थी। राय साहब झट तौलिया लपेट बाथरूम की तरफ गए। कमरे की अपनी स्वाभाविक गंध साबुन की खुशबू से लड़ रही थी। राय साहब के कमरे की नैसर्गिक महक के साथ साबुन की गमक मिलने से एक अजबे टाइप की तीसरी खुशबू का इजाद हो गया था। राय साहब साबुन इस तरह मल मल नहा रहे थे जैसे कोई दुल्हन उबटन लगा कर नहाती है। इधर मनोहर ने फ़ोन पर बात कर महिला मित्र का आना तय कर लिया था। केवल एक की ही हाँ हो पाई थी। राय साहब के बाथरूम से निकलते ही मनोहर बाथरूम को देखने गया। राय साहब, ये इतना गंदा बाथरूम कैसे महक रहा है? ऐसे में आप महिला मित्र का निमंत्रण दिलवा दिए। अगर बाथरूम में चली गई तो दुर्गंध से मर जाएगी, मनोहर ने नाक बंद कर कहा। राय साहब ने तुरंत 50 का नोट निकाल संतोष को फिनाइल और हार्पिक क्लीन की शीशी लाने को कहा। राय साहब बाथरूम साफ करने घुसे। अब बाहर आने के बाद साबुन की गमक खत्म हो गई थी और राय साहब फिनाइल जैसा महक रहे थे। मनोहर ने उन्हें फिर से नहा कर आने को कहा। जो साबुन उसने पोंछ कर बैग में डाल लिया था उसे फिर से निकाल कर दिया। 6 महीने में यह केवल 5वां मौका था जब राय साहब साबुन लगा कर नहा रहे थे। उसमें भी 2 बार तो आज ही लगा लिया था। वैसे वे हमेशा मुल्तानी मिट्टी और बेसन ही बॉडी में लगाकर नहाने के आदी थे। मनोहर कोने कोने की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर बिल्कुल इस तरह ध्यान दे रहा था जैसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वाले अपने राष्ट्रपति की यात्रा के पहले मुआयना करते हैं। बस एक डॉग स्क्वाड की ही कमी थी। आखिर महिला मित्र आने वाली थी, कमरा ठीक करना ही था। थोड़ी देर में भरत और विमलेंदु पहुंच गए। रुस्तम को भी फ़ोन किया गया था। गुरु ने थोड़ा विलंब से ही आने को कहा था क्योंकि उसे शाम में किसी से मिलने जाना था। उपस्थित सभी मित्र रंग बिरंगे बैलून से कमरा सजाने लगे। मनोहर ने बिना अंडा वाला केक लाकर पहले ही रख दिया था। उसमें केवल राय साहब का नाम लिखवाया था, उम्र नहीं। तभी जावेद खान आ पहुंचा। वह पहले से सभी मित्रों से परिचित ही था, बस कभी संतोष और भरत से नहीं मिला था। सबसे पहले संतोष ने नमस्ते किया, फिर राय साहब ने उसका परिचय भरत से कराया। भरत ने आगे बढ़कर जावेद से हाथ मिलाया। जावेद हाथ में हुए दर्द से कराह उठा। उसे जैसे लगा उसका पंजा मगरमच्छ के मुंह में चला गया हो। भरत ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। असल में यहाँ अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चला करती थी, जहाँ अपने व्यक्तित्व को निखारने के तरीके सिखाए जाते थे। उन्हीं तरीकों में से एक जो सबसे लोकप्रिय तरीका था वह था किसी से हाथ मिलाते वक्त उसके पंजे को जी जान से दबा देना। भले जावेद यह दर्द सहन न कर पाया, पर भरत ने बस उसी तरीके से हाथ भर मिलाया था जो उसने सीखा था। कुछ पल ही बीते थे कि रुस्तम भी पधार चुके थे। रुस्तम अपने साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आए थे जो उसके पीछे खड़े उसके साथ आए एक पतले दुबले से लड़के के हाथ में था। रुस्तम ने घुसते ही राय साहब को गले लगाया और लड़के के हाथ से गुलदस्ता ले राय साहब के हाथ में रख दिया। राय साहब पहली बार इतने रंग बिरंगे फूलों के बीच थे। राय साहब को मनोहर और संतोष ने पूरे आधे घंटे की मेहनत से तैयार किया था। पहले उनके बदन पर एक लेयर डिओड्रेंट की चढ़ाई, फिर शर्ट पहना, उस पर परफ्यूम की लेयर चढ़ाई, शर्ट की ऊपरी जेब में गुलाब खोसा। जावेद खान अपने साथ बर्थडे वाली टोपी ले आया था, उसे भी पहनाया गया। राय साहब को जब टोपी पहनाई गई तो लगा कि राज तिलक के बाद मगध के सम्राट को मुकुट पहनाया जा रहा हो।
क्रीम पाउडर से सनी हुई शर्ट पैंट पहने और बेल्ट लगाए राय साहब की मासूमियत और चेहरे पर एक निश्चल बालक वाला भाव देख सच ही कोई भी कह सकता था कि बुढ़ापा आदमी का अंतिम बचपन है। एकदम बुतरू लग रहे थे राय साहब। चलिए, कितने बजे कटेगा केक और किसी का आना बाकी है क्या? रुस्तम ने सेनापति की भांति पूछा। हाँ, गुरु भाई को आ जाने दीजिए, इतना हड़बड़ी क्या है? मनोहर ने कहा। हाँ हाँ, वेट कर लेते हैं, राय साहब ने तुरंत कहा। असल में राय साहब को गुरु नहीं बल्कि उस महिला मित्र का इंतज़ार था जिसका आना मनोहर ने तय कर रखा था। यार, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, एक दो और बर्थडे अटेंड करना है, रुस्तम ने अपना खास महत्व स्थापित करते हुए कहा। अरे, गुरु कहीं पी के भूल गया होगा, रुस्तम ने गुरु के बारे में बड़ी बेअदबी से कहा। हाँ, तो बिना केक कटे होगी पार्टी? केक तो तभी कटेगा जब गुरु भाई आ जाएंगे, संतोष ने बिना एक पल गंवाए कहा। संतोष को रुस्तम का गुरु के बारे में इस तरह कहना बुरा लगा था। एक तो रुस्तम के साथ उसका पहला अनुभव भी खराब रहा था। रुस्तम संतोष को देखते ही पहचान गया था, साथ ही अभी कही गई बात के असर का तेवर भी। रुस्तम ने डिफेंसिव होकर खेलना ठीक समझा। यह अक्सर पुराने सीनियर नए जूनियर के जोश से कुछ नहीं पता। अरे राय साहब, ये तो वही लड़का है ना? क्या भाई, रूम मिला था कि नहीं? रुस्तम ने चेहरे पर ज़बरदस्त मुस्कान लाते हुए कहा। संतोष ने मन ही मन सोचा, साले, तो क्या अभी तक सड़क पर रह रहा हूँ? हाँ, ये वही संतोष जी हैं। अब तो तैयारी भी मस्त चल रहा है, राय साहब ने कहा। राय साहब की नज़र लगातार मनोहर के फ़ोन और दरवाजे पर लगी हुई थी कि बस कब उस अज्ञात बाला का फ़ोन आए, दरवाजे से वह प्रवेश करे। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। राय साहब का दिल धड़का। दिल सही ही धड़का था। वह गुरु था। गुरु ने आते ही एक बड़ी सी मैजिक मोमेंट की बोतल राय साहब के हाथ में देते हुए उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। फिर एक नज़र सबकी तरफ देखा। रुस्तम पर नज़र जाते ही उसने गाली देकर कहा, अरे तुम भी आए हो? आज तो राय साहब भी वीआईपी हो गए, नेता आया है इनके जन्मदिन पर, कहकर गुरु हंसा। सब ने साथ ठहाका लगाया। अरे अब आप जो कहिए गुरु भाई, आपके भाई हैं, जैसा समझिए, रुस्तम ने कहा। लगा ही नहीं कि यह वही रुस्तम है जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था। रुस्तम ने गुरु का तेवर देख निकलना ही बेहतर समझा। अच्छा बंधुओं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा, आप लोग एंजॉय करें, सबको शुभ रात्रि, कहकर वह अपने पतले दुबले चेले के साथ निकल गया। अभी रुस्तम के पांव दरवाजे के बाहर ही पड़े थे कि मनोहर के फ़ोन पर रिंगटोन बजा। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। मैं नेहरू विहार के नाले के पास हूँ, कहाँ आना है? उधर से आवाज़ आई। हाँ बस रुको, मैं तुम्हें वहीं लेने आता हूँ, बोलकर मनोहर सीढ़ियों से उतरने लगा। साथ ही संतोष भी हो लिया। रास्ते में संतोष को ध्यान आया कि वह कपड़े भी नहीं बदल पाया। नाले के पास खड़ी उस सजी संवरी लड़की को देखकर संतोष ने कहा, अरे कैसे हैं? अरे पायल जी आप लीजिए, मुझे मनोहर ने बताया भी नहीं, संतोष ने खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव से कहा। बताइए, मुझे भी इसने कहाँ बताया कि कहाँ जाना है, कौन कौन है? पायल ने मनोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विदिशा जी नहीं आई? संतोष ने अपने मतलब का सवाल किया। नहीं, उसने मना कर दिया, कह दिया अनजान लोगों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। अरे जब जाएगी तभी तो पहचान बनेगी ना, पायल ने कहा। बात करते करते तीनों अब मकान की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इधर राय साहब ने दारू और बियर की बोतल झट से छुपा दी। गुरु ने अपनी सिगरेट फेंक डिब्बे को जेब में डाल लिया था। जावेद ने झट से बेड की चादर को सीधा किया और विमलेंदु केक को लेकर कमरे के बीच एक टेबल पर रख उसमें मोमबत्ती लगाने लगा। हालांकि केक में बस एक ही मोटी सी मोमबत्ती रखी गई थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से मोमबत्ती सजाते तो केक छोटा भी पड़ सकता था। सीढ़ियाँ चढ़कर पायल का दम फूल चुका था। कमरे के अंदर घुसते ही पायल ने सबको हाय कहा। मनोहर ने झट से सबसे पहले परिचय दिन भर के बेचैन बर्थडे बॉय राय साहब से करवाया। यही है हमारे राय साहब, इन्हीं का आज बर्थडे है, मनोहर ने कहा। जी, कृपा शंकर नाम है मेरा, राय साहब तपक से बोले। राय साहब ने सालों बाद अपना पूरा नाम इस तरह किसी को बताया था। इसके पहले एक बार संतोष के साथ मनमोहिनी को भी पूरा नाम बताया था उन्होंने।
हैप्पी बर्थडे कृपा, मस्ती में रहो यार, पायल ने हाथ मिलाते हुए कहा और बैग से एक चॉकलेट और पीले गुलाब का फूल निकाल कर दिया। हाथ मिलाते ही जैसे राय साहब मतवाला हो गए थे। शरीर में कंपन और आंखों में झिलमिल सा असर दिखने लगा था। पायल ने जैसे उन्हें एक झटके में बूढ़े से जवान कर दिया था। राय साहब बोल बोल कर उनके साथियों ने उन्हें वक्त से पहले ही प्रौढ़ कर दिया था। पायल के मुंह से कृपा सुन राय साहब इतने गुदगुदा गए थे कि दिल तो सुबह से ही बच्चा था और अभी बस वे यही सोच रहे थे कि दिमाग भी बच्चा हो जाए और बिना सोचे समझे जाकर उछल कर पायल की गोदी में लटक जाएं। वे 4 वर्षीय बालक की भांति उसके गले से लिपट कर खेलना चाहते थे। खैर अगले क्षण केक काटने की पहल करते हुए गुरु ने राय साहब का ध्यान तोड़ा। राय साहब हाथ में चाकू लेकर ऐसे खड़े थे जैसे कोई धार्मिक आदमी मंदिर में श्रद्धा से अगरबत्ती लेकर खड़ा रहता है। दाएं हाथ में चाकू और बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाह को छुए पैर से चप्पल उतार उन्होंने जैसे ही केक काटा, मनोहर ने मोबाइल पर गाना लगा दिया। तोरी बत्तियाँ दुनाली तोरी अखियाँ दुनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटते ही सबसे पहला टुकड़ा राय साहब ने पायल को अपने हाथों से खिलाया। पायल ने भी केक उठाकर राय साहब के गाल पर घस दिया। राय साहब को इतना आराम फील हुआ जैसे 4 वर्षीय बच्चे को तेल मालिश के बाद होता है। मनोहर को पायल का यहाँ इतना खुलना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि अगर यह खुल गई तो फिर कोई लाल सिग्नल उसे रोक नहीं सकता था। सबने केक खाया और नाश्ते के प्लेट सर्व किए गए। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। इतने में गुरु ने जावेद से कुछ सुनाने की फरमाइश की। जावेद बहुत अच्छा गाता था और बिहार की कला लोक संस्कृति पर उसकी पकड़ बड़ी गहरी थी। विदेशिया, छठ के गीत, विवाह संस्कार के गीत, धोबिया, डोमकच, जत्सार, कजरी, चैती, चैता, फगुआ, होली सब सुनाता था और सब पर अच्छी जानकारी भी रखता था। जावेद खान मूलतः बिहार के छपरा ज़िले के एक गांव महादेवपुर का रहने वाला था। पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल था। जब वह इंटर में था तब पिता चल बसे। कुछ खेती लायक ज़मीन थी, उसी के भरोसे पहले छपरा से स्नातक किया और फिर सिविल की तैयारी के लिए ज़िंदगी का एक जुआ खेलने दिल्ली आ गया। यहाँ उसने पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में एक बीमार माँ थी, खेत भी लगभग बिक चुके थे, यही कुछ 2 बीघा बचा हुआ था। यहाँ पर ट्यूशन से जो पैसा आ रहा था उसी से संघर्ष जारी था। कभी कभार मौके पर उसके कुछ मित्र भी संभाल देते थे। जावेद सही मायने में रोज़ ज़िंदगी से उठा पटक कर रहा था। वह अपनी माँ के बचे हुए दिनों को ज़िंदगी का हर सुख देना चाहता था। वह पढ़ाई में दिन रात जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। कभी कभी बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी दी थी। चलिए आप लोगों को भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक बेटी बेचवा का एक प्रसिद्ध गीत सुनाते हैं। रुपया गिनाए लेहला पगहा धराए देहला, चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी। वाह जावेद भाई वाह यार, सब ने तारीफ़ की। एक वो बटोहा वाला विदेशिया का सुनाइए ना जावेद भाई, और पूरा सुनाइए ज़रा, मनोहर ने कहा। अच्छा हाँ, ये विदेशिया का गीत है, जब प्यारी बटोही से अपना दुख सुनाते हुए गाती है। करके गवनवा भवनवा में छोड़ी कर, अपने परैलन पुरबुआ बलमुआ, सांवली सुरतिया सालत बाटे छतिया में, एको नाही पतिया भेजवला बलमुआ, कहत भिखारी नाई आस नईखे एको, पाई हमरा से धोखे के दीदार हो बलमुआ। जावेद ने फिर विमलेंद्र की फरमाइश पर छठ का भी गीत सुनाया। कांच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, मारबरे सुगा गिरे मुरझाए। जावेद इतना बढ़िया गा रहा था कि संतोष ने भी माता के एक गीत पचरा सुनाने का अनुरोध किया। असुरन के डरे देवता करे हाहाकार, हे जगतारन मैया, तब लिहलु दुर्गा के अवतार, हे जगतारन मैया। राजा हिमालय देले बब्बर शेरवा, हे पगरातन मैया, उहिए पर भैलू सवार, हे जगतारन मैया। पूरा वातावरण जैसे एक तेजमयी ऊर्जा से भर उठा था। राय साहब के कमरे की मनहूसियत पहली बार परास्त होकर कमरे से बाहर चली गई थी। तभी इस दिव्य माहौल का आवरण ओढ़ते हुए पायल उठी। ओ बोरिंग गाइस, आमी की जानी रे बाबा तुम्हार भोजपुरी, पायल ने झुंझलाहट में बांग्ला में कहा। अजी प्लीज़ आप कुछ सुनाइए ना, प्लीज़ पायल जी प्लीज़।
राय साहब एकदम पूरे बाल हठ वाले भाव से बोले। वो छोड़ो न कृपा, यार मुझे यहाँ स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। कोई पीता है क्या सिगरेट? पायल ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सब समझ गए कि पायल को धुएं से प्रॉब्लम है, इसलिए वह सिगरेट से बचना चाह रही है। मनोहर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। सब ने मना कर दिया। यहाँ तो कोई नहीं पीता पायल जी, संतोष ने सबकी तरफ से कहा। ओह शिट, चलो मुझे अकेले पीना होगा। मनोहर तुम तो लो, पायल ने अपने बैग से 2 अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट निकालते हुए कहा। यह मौजूद सारे लोगों की आंखें खुले ही रह गई। सब इतने हैरान थे कि जैसे बीच समुंदर में चूल्हा जला देख लिया हो। मैं लाइटर भूल गई, प्लीज़ कृपा थोड़ा माचिस ला दो यार, पायल ने कहा। राय साहब पहले तो धड़फड़ा गए, छाती पर हाथ रखा और फिर दौड़कर किचन से माचिस लेकर आए। उसे जला सीधे पायल के होठों के बीच घुसे सिगरेट में आग लगाई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे फुलझड़ी में माचिस मारा हो। संतोष को तो जैसे काट मार गया। वह इतनी अधिक हैरत में था जैसे उसने मुर्गे को शुतुरमुर्ग का अंडा देते हुए देख लिया था। एक लड़की को सिगरेट पीते हुए, वो भी अपने साथ, इतने नज़दीक से देखने का यह पहला मौका था। अब आप लोग से क्या छुपना छुपाना, मैडम बियर दारू भी पीती हैं। निकालिए कहाँ लुका कर रखे हैं। चलिए जल्दी से खाया पिया जाए, इनको जल्दी इनके कमरे पर भी छोड़ना होगा, मनोहर ने दर्द भरे नगमे की तरह कहा। वहाँ बैठा एक भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। गुरु की सारी बोल्डनेस और प्रगतिशीलता भी लजाकर बेड के एक कोने में दुबकी थी। भारत का इंग्लिश मीडियम भी कोना ही पकड़े था। बिमलेंदु कुर्सी पर चुपचाप जा बैठा था। सब ने आंखों आंखों में इशारा करके तय कर लिया कि पहले पायल को ही खिला पिला कर भेजा जाए, ताकि बाकी सब लोग नॉर्मल होकर बाद में खाए पिएं। राय साहब ने बेड के नीचे से बियर का कार्टन निकाला। अभी निकला ही था कि पायल ने एक खोल कर तुरंत गटक लिया, फिर वोदका मांगा और खुद पेग बना 3-4 पेग पी भी लिया। सबके सब चुपचाप उसे देख रहे थे। बस राय साहब चुकमुक बैठ उसके अनुसार बर्फ़ पानी का अनुपात मिला रहे थे। आधा घंटा पीने के बाद पायल ने जाने की इच्छा जताई। सबने बिना एक पल भी गंवाए सहमति दे दी, सिवाय राय साहब के। राय साहब तो कल्पना कर रहे थे कि सब चले जाएं, बस पायल रह जाए। पायल ने जाते जाते राय साहब को स्पेशल थैंक्स बोला। राय साहब झट से एक डायरी उठा लाए और कहा, पायल जी, इस पर अपना ऑटोग्राफ और अपना नंबर लिख दीजिए। इस बार चौंकने की बारी पायल की थी। उसने अपनी ज़िंदगी में नंबर मांगने का इतना अदबदार मध्यकालीन तरीका नहीं देखा था। उसने डायरी में अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिखते ही भरत उचक कर डायरी में लिखे नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगा। मैडम मैं भरत हूँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा, मैं कॉल करूँगा मैडम, भरत पीछे से चिल्लाया। पायल तब तक सीढ़ियों से उतर चुकी थी और शायद ही उसने भरत की आवाज़ सुनी थी। मनोहर और संतोष पायल को छोड़ने आए थे। संतोष रास्ते भर बस पीछे हट पायल को देखता रहा। उसने लड़की का ऐसा प्रकार पहली बार देखा था। ये लड़की बोल्ड नहीं, क्लीन बोल्ड है, संतोष ने सोचा। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ फिर अगले अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना अच्छा ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने जैसे साहित्य के प्रेमियों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने बेहतरीन सुझाव मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से जल्द ही।